ओके तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास असाइनमेंट कॉन्सेंट्रेशन का, राइट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Exactly 50 ml of a solution of sodium carbonate was treated with 65 ml of 3NHCl। ये क्या? हाँ, टाइट्रेटेड। टाइट्रेशन का मतलब जो आप लैब में प्रैक्टिकल करते हैं ना, एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो जो एंड पॉइंट मिलता है, मतलब मोटा मोटी उसी को बोले रिएक्शन हो रहा है, टाइट्रेशन उसी को बोलते हैं। अभी इतना समझिए। If density of sodium carbonate solution is this one, what percent of sodium carbonate by weight does it contain? Okay. CO3 2 माइनस, इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। H प्लस कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O। तो स्टूडेंट ए रिएक्शन दिया हुआ है आयनिक फॉर्म में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में, यहाँ देखना है सबको, अगर कोई भी एसिड डालते हैं बाद में इसको लिखिएगा, पहले मुझे लिखने दीजिए। बनता ए है, सपोज सोडियम कार्बोनेट में मैंने दे दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस, बट बिकॉज कार्बोनिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल तो डिसोसिएट इनटू H2O प्लस CO2, ए इसमें ब्रेक कर जाता है। किसमें ब्रेक करेगा? दैट्स वाई ओवरऑल इक्वेशन हम लोग को ऐसे मिलता है। बट इनिशियली बनता क्या है? इनिशियली बनता ये है, इसका Cl माइनस इसका Na प्लस के साथ, इसका माइनस इसका H प्लस के साथ बनता है H2CO3। बट बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल, दिस इट इज हाईली थर्मली अनस्टेबल, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी ये डिसोसिएट कर जाएगा। तो ड्यू टू दिस वजह, इसी को हम लोग इस प्रोसेस को, सपोज कीजिए कि आप किसी सॉल्यूशन में कोई चीज़ डालें और अगर बबल, गैस का बबल अगर आउट होना स्टार्ट हुआ था, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एफरवेसेंस। पढ़िए तो, यस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस, राइट। एनीवे, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन हम लोग को नजर आएगा Na2CO3 प्लस 2HCl कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस CO2 अब प्लस, यहाँ तक आइए। दिस इज, इस आयनिक रिएक्शन को मैंने मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ तक लिखिए। बट समझ में आ गया ना कि कैसे हो रहा है? ओके। इसको हटाएं एवरीवन। देखिए स्टूडेंट, लैब में टाइट्रेशन का मतलब ये है, आप ऐसा एक टर्म सुने होंगे एंड पॉइंट, अगर प्रैक्टिकल करते होंगे तो उसमें क्या करते हैं? मान लेते हैं कि एक मेरे पास अननोन सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, और अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन विथ नोन सॉल्यूशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं लैब में? जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो उसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं, राइट। और साथ में हम लोग कुछ टेस्ट करने के लिए वहाँ पे रखते हैं टेस्टिंग एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, ऐसा आप नाम सुने होंगे मिथाइल ऑरेंज या फेनोफ्थलीन, राइट। तो वो अपना कलर चेंज करके एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइट्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन टाइट्रेटेड, इसका मतलब इस रिएक्शन में दो सॉल्यूशन है, ए है
HCl का और इसका सोल्यूशन है, इसमें कौन सा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और कौन सा अननोन सोल्यूशन है? किसका कॉन्सेंट्रेशन पता है? HCl का पता है, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और ये क्या है? अननोन सोल्यूशन। इसके हेल्प से इसका पता कर रहे हैं। किसके हेल्प से किसका पता कर रहे हैं? इसके हेल्प से इसका पता कर रहे हैं। HCl के हेल्प से इसका पता करने वाले हैं, राइट? ओके। ये रिएक्शन अनबैलेंस या बैलेंस? बोलिए सर बैलेंस है, राइट? बट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाने के लिए इज इट कंपलसरी कि आपका रिएक्शन बैलेंस हो? और स्टूडेंट जो क्वेश्चन अभी आप डील कर रहे हैं उस पर कम से कम मैं 100 प्रॉब्लम करवाऊंगा। एक अलग चैप्टर है उसके लिए पढ़ाएंगे क्लास 12th में, जिसका नाम रहेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। RC मुखर्जी में देखिएगा एक चैप्टर है, उसमें कम से कम तो सब मिलाकर वर्कआउट में ही 60-70 प्रॉब्लम होगा, तो उसका लिए अलग एक चैप्टर पढ़ाएंगे। बट वहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो आपको क्या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नहीं पढ़ा चुके हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि जितना इक्विवेलेंट HCl का रहेगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl मस्ट रिएक्ट विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2O, 1 इक्विवेलेंट ऑफ CO2 एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaCl। ओके, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? HCl का कितना दिया हुआ है? 65 ml। इसका नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है? ओके। और सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 50 ml। इसका नॉर्मलिटी को N1 मान लेते हैं, बट क्या इसका नॉर्मलिटी पता है? नहीं पता है। बट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो मेरा लैंग्वेज यूज किया गया है, एग्जैक्टली 50 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज टाइट्रेटेड विथ दिस 65 ml ऑफ दिस HCl। एग्री? इसका मतलब है कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसका कितना ml चाहिए है? 50 ml। इसका मतलब है कि इस जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ पे है उतना ही इसका 50 ml में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। लॉजिक हो गया ना? क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ मिली, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl must be equal to number of milli equivalent of sodium carbonate। करेक्ट है ना? और नंबर ऑफ, देखिए मैं यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि ये ml में है, तो दिस इंटू दिस, और n इंटू वी क्या होता है एवरीवन? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। लेकिन वॉल्यूम को अगर ml में ले लेंगे तो 65, 3 इंटू 65 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? N1 इंटू 50। सही है? अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, कोई मैटर करेगा? नहीं करेगा। तो क्या यहाँ से N1 निकाल लेंगे? कितना हो जाएगा? 3 इंटू 65 और डिवाइडेड बाई 50। 3.9 है? ओके, यहाँ तक आ गए। अब चलिए यहाँ देखिएगा, अब इसका कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, बट कोई कोर्स, देखिए मेरा यहाँ पे टारगेट रहता है कि एक ही क्वेश्चन में अगर बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मैं इसको क्लियर कर दूँ। यहाँ तक हो गया? इसको हटाएं? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलते रहिएगा, आप ही लोग से पूछते हैं, इन लोगों को तो मैं देख रहा हूँ लिख लिखते हैं। इसको हटाया जाए? चलिए विद्यार्थी, ये आपसे क्वेश्चन है, HCl का N फैक्टर कितना? एक मिनट, ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नॉन रेडॉक्स? पहले यही बताइए। देखिए क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा तो बस ऐसे ही नहीं बोलना है। कैसे कन्फर्मेशन हुआ? दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन रेडॉक्स। यहाँ से यहाँ तक सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, किसी का चेंज हो रहा है?
देन दिस द एग्जाम। ए भाई एसिड बेस रिएक्शन था, आप समझे ही नहीं। तो खैर इतना तक मैं आपको अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बट किसी ने गेस किया कि एसिड बेस रिएक्शन है, तो बाद में आपको पढ़ाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होता है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? तो बेस और एसिड रिएक्शन था। इट इज काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा ना, आयनिक जब पढ़ाएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट, रेगुलर क्लास में, तब वहाँ पे इसको ये हम लोग को पढ़ना है, सॉल्ट का सॉल्यूशन का, ठीक है। अचानक से एक साथ सब कुछ नहीं कवर हो सकता, तो अभी जानिए। तो यहाँ पे दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेडॉक्स। तो जहाँ जो रिएक्शन नॉन रेडॉक्स है, तो यहाँ पे एन फैक्टर सबको देखना है। एन फैक्टर ऑफ HCl कितना? तो यहाँ पे HCl क्या है? मोनोबेसिक एसिड ना। तो अगर नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, वहाँ पे एसिड इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे क्या चेक करेंगे कि उसका वन मॉलिक्यूल कितना H+ दे रहा है। तो जिसके पास एक ही H+ है तो एक ही देगा। देन व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ HCl? 1, राइट। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ ले रहे हैं इसके लिए। कोफिशिएंट कितना है एवरीवन? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 2 1 1 2, एग्री। और इसमें किसी एक का जिसके लिए आप 100% श्योर हैं कि एन फैक्टर पता है? मैं श्योर हूँ HCl के लिए। HCl का एन फैक्टर कितना? वेरी गुड। दिस इंटू दिस कितना? ऐसा कोई थ्योरी पढ़ाया है आपको? यस, मतलब हम लोग को एन फैक्टर निकालने का तरीका पढ़ा रहे थे, राइट। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा? 2। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? इसका एन फैक्टर कितना हो गया? इसका एन फैक्टर 2 होना भी चाहिए था, क्योंकि सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन वाटर का तो एन फैक्टर आपको नहीं पता होता प्रोडक्ट साइड का, बट अभी हम लोग को पता रहेगा। कितना से मल्टीप्लाई करें? तो एक्चुअली दिस इंटू दिस एक क्या देगा? एक्चुअली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। कि अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट रहेगा? 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है? 2। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? तो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाता, सेम क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2, सेम क्वेश्चन में, तब तो आपको CO2 का एन फैक्टर पक्का निकालना पड़ता। वी हैव टू फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ CO2, राइट। देन इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 44/2, 22। सही है ना? करेक्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या निकाल पाएंगे? एन फैक्टर कितना है? 2 है। तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? फर्स्ट कितना? 106। तो 106/2 कितना हो जाएगा? 53। बाकी तो यहाँ पे किस वाटर का यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट 18/2 कितना? 9 ग्राम। NaCl का इसका रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं था, कितना? 58.5/1 मतलब 58.5। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा, मतलब इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आता तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते थे, एग्री। चलिए इसको लिख लीजिए। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड का एन फैक्टर, किसी का भी एन फैक्टर इस टाइप का रिएक्शन निकालने के लिए बस किसी एक का पता रहेगा, तो रिएक्शन को बैलेंस करके इस मेथड से हम लोग एन फैक्टर निकाल सकते हैं। इज इट राइट? तो यहाँ पे किसके हेल्प से सबका निकाल लिए? HCl के हेल्प से, जिसके लिए श्योर थे, राइट। बाकी इसको हटाएं। अब हम लोग अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके एवरीवन, HCl का 1 होगा। एन फैक्टर डिफाइंड फॉर 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 आपको नजर आ रहा हो, राइट। तो 2 HCl गिव्स 2 H+, तो 1 HCl गिव्स व्हाट? एन फैक्टर डिफाइंड फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 1 मॉलिक्यूल, करेक्ट ना। चलिए अब यहाँ देखिए, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ
देखिए क्वेश्चन 10 ही बनाई है, लेकिन क्वेश्चन में 100% घुस जाना है, मतलब एकदम इसमें क्या क्या मुझे सीखने को मिला, इस एटीट्यूड के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आया है, अभी तो जस्ट निकाले थे। तो क्या यहाँ से मोलरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट बता पाएंगे एवरीवन? कितना हो जाएगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी? क्या 3.9/2 कर दें मोलरिटी के लिए? m कितना हो जाएगा, डिवाइड कीजिए 1.93 होगा, 95 m। ओके स्टूडेंट, और अब यहाँ देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं बनाए हैं जिसमें किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ हो और डेंसिटी दिया हुआ है। इस टाइप का तो कम से कम 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए होंगे मिनिमम। मोलरिटी दिया हुआ हो और उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ हो, तो क्या यहाँ वहाँ से हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट निकालते थे, मोलरिटी निकालते थे, मोल फ्रैक्शन, तो नहीं था क्या वही क्वेश्चन बन गया, राइट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ डेंसिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 1.25 ग्राम पर ml, व्हाट परसेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय वेट, बाय वेट का मतलब वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। तो मोलरिटी देखे क्या पूछ रहे हैं, मोलरिटी हम लोग फाइंड आउट किए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से नॉर्मेलिटी निकाले, आयन फैक्टर के हेल्प से क्या निकाल लिए, मोलरिटी निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। तो कितना वॉल्यूम माना जाए, सबसे आसान सर यही है नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। मतलब कितना ml, 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इंटू 1.25 ग्राम पर ml, ml और ml आपस में क्या 1250 ग्राम। ओके, और अगर 1 लीटर माने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा m इंटू वी से, राइट। और m इंटू वी तो हम लोग को पता है, एग्री। मोलरिटी कितना है 1 पॉइंट, तो 1.95 इंटू 1, हाउ मच 1.95 मोल, किसका मोल, सॉल्यूट का, राइट। तो क्या मास ऑफ सोडियम, यहाँ पे सॉल्यूट मेरा सोडियम कार्बोनेट है, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा 1.95 इंटू 106, एग्री। मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए कितना होता है, हाउ मच 207 ग्राम, सबका यही आंसर है, ओके। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, बट एक मिनट सर, आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट का तो रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर लेंगे दोबारा। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1250 और माइनस 206.7। अब जो भी मुझे हम लोग को निकालना रहेगा उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए पहले परसेंटेज वेट बाय वेट, व्हाट द डिफिनेशन ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1250 एंड 200 टोटल मास, करेक्ट। इसको कैलकुलेट करके देखिए तो आंसर आता है
16 पॉइंट। यहाँ पे आंसर में क्या दिया हुआ देखिए तो आप लोग, आंसर दिया हुआ बगल में, तो मोटा मोटी यही आना चाहिए। दिस इज द आंसर। एग्री? चलिए, इसी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पूछते तभी तो निकाल लेते हैं। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के लिए क्या रहता सर? मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई, यस, इन ml। कितना ml लेकर काम कर रहे हैं आप? इंटू 100। यहाँ से निकल जाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट। और इसी में क्या हम लोग मोलैलिटी नहीं निकाल पाते? मोलैलिटी का क्या डिफिनेशन था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? वहाँ देखिए 1.95 और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट? क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कन्वर्ट कर लेंगे? 1000 से डिवाइड करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। हर एंगल से जितना भी इसमें काम हो सकता था सब मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और निकाल सकते हैं, बोलिए क्या? मोल फ्रैक्शन। तो निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई कीजिए। भी लीटर देखिए यहाँ पे तो कितना भी ले सकते हैं ना, इस पर डिपेंड करेगा क्या। लेकिन कभी कभी होता है कि हाउ मच वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम कितना चाहिए रिएक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी मानते हैं। अदरवाइज इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन पता है फॉर कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर, तो वहाँ पे कितना वॉल्यूम लेते हैं इस पर आंसर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो कन्वर्सन वन कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन पे आने के लिए कितना भी वॉल्यूम लेकर हम लोग काम कर सकते हैं। ये राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए सब लोग। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी मानना पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.05, यहाँ पे एक्चुअल में कैपिटल स्मॉल एम को कैपिटल एम बना दीजिए स्टूडेंट, स्मॉल एम को कैपिटल एम बनाइए क्वेश्चन में। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.05 मोलरिटी था, नॉट मोलरिटी, ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन ml must be added to 10 ml of 0.1 m HCl solution to neutralize 50% of acid। कितना परसेंट एसिड? ओके, मेरे पास नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ HCl कितना है? m इंटू भी हाउ मच? 0.1 इंटू 10, 1 मिलीमोल ना। बट क्या सारे एसिड 1 मिलीमोल को न्यूट्रलाइज करने का बात किया जा रहा है या हाफ मिलीमोल? 50% को न्यूट्रलाइज करने का। इसका मतलब लिए हैं इतना
बट ख़त्म कितना करना है, इसका हाफ 50% न्यूट्रलाइज करना है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ HCl न्यूट्रलाइजेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू हाफ मिलीमोल। 50% का मतलब 1 मिलीमोल का हाफ 50% हाफ मिलीमोल हो गया। एग्री। अब यहाँ पे रिएक्शन लिखिए। इसका मतलब कितना लिए थे ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास लिए है तो मेरे पास 1 मिलीमोल, बट इसका सिर्फ 50% न्यूट्रलाइज करना है, राइट। और अगर मोल से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। MgCl2 प्लस H2O, सही है ना। टू H2O अब सही है। चलिए इसका कितना हाफ, 1 मिनट यहाँ देखिएगा, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, राइट। इसका 2 मोल के लिए इसका 1 मोल, तो इसका 1 मोल के लिए इसका हाफ मोल, तो इसका हाफ मोल के लिए 1/4 मोल, राइट। इसका मतलब इसका कितना मोल रहने से इसका हाफ मिली मोल खत्म हो जाएगा, 1/4। एग्री ना। या इसमें सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है या डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड required for half millimole of HCl equal to 1/4 millimole, right? Let volume of Mg, अब यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं ले सकते हैं, जो जितना वॉल्यूम चाहिए उतना ही लेना पड़ेगा। लेट वॉल्यूम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू VmL। एग्री। तो M इंटू V, ml में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मिलीमोल वहाँ है। तो M इंटू V इक्वल टू वाट, 1/4। देन यहाँ से V निकल जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई मोलरिटी। अब मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 0.05। कितना हो जाएगा, हाउ मच एवरीवन, 0.2 ना, मतलब कितना 5 ml। यही तो आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए, व्हाट द फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गोल कीजिए, मोहर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, किसी के पास मोबाइल है तो। क्या है, अमोनियम आयरन सल्फेट। क्योंकि जब तक इसका फार्मूला नहीं जानेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। अमोनियम आयरन सेकेंड सल्फेट इज कॉल्ड NH4 Fe2 dots H6, right?
देखिए ये जो सॉल्ट है वो आपका सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, क्लास 12th में। एनीवे सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला लिख लीजिएगा, NH4 होल 2 SO4 ये है ना फार्मूला, SO4 NH4 Fe, उसके बाद FeSO4 FeSO4 होल 2 दिया हुआ है। सही है, NH4 होल 2 ये उसका 2 जैसे फॉर्म में ठीक है। मतलब मैं बिल्कुल सही से इसको पढ़ने के लिए ऐसे लिख दिया, अमोनियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, .6H2O, ये ज़्यादा बेटर रहेगा लिखने के लिए। तो आज का मोहर सल्फेट का फार्मूला रख लीजिए, अमोनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट, .6H2O, और यहाँ पे कितना +2, यहाँ पे फेरस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। (25 ml of Mohr salt solution required 15.5 ml of 0.1 m acidic KMnO4 solution for titration. Calculate the amount of Mohr salt in gram per liter. मीडियम क्या है एवरीवन, एसिडिक। देखिए अब जो मेरा नॉलेज है उसके बेसिस पे, और संडे के क्लास में, कल के क्लास में पढ़ाए थे, याद है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इन फैक्टर कितना होता है, 5, याद है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर प्लस, यहाँ पे मैग्नीज +7 से +2 में जाता है, एक कल सुबह क्लास में पढ़ाया हूँ, राइट। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में मोहर सॉल्ट में ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, ये लिख लीजिए, बाद में दूसरी जगह पे यूज में आएगा। इसका मतलब व्हेन मोहर सॉल्ट टाइट्रेटेड विथ KMnO4, ये आपका रेडॉक्स का असाइनमेंट में मिलेगा प्रॉब्लम, ठीक है, टाइट्रेटेड विथ दिस वन। तो यहाँ पे टाइट्रेशन ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये किसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe2+ के। तो यहाँ पे Fe2+ कन्वर्टेड इनटू Fe3+, Fe2+ कन्वर्टेड इनटू व्हाट, Fe3+। बाकी का कुछ नहीं होगा, इसलिए बाकी को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। और मैग्नीज किस में चला जाएगा, +2 में, ठीक है। बस मुझे इतना इंफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट, एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना, फास्ट, एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना रहेगा, 5। और यहाँ पे सिर्फ किसका चेंज हो रहा है, आयरन का। मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया, किसका चेंज हो रहा है, आयरन का। देखिए मैं एक गेस करके इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, बाद में देखते हैं कि अगर आयरन का से के रिस्पेक्ट में आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब फिर नाइट्रोजन का भी चेंज करना पड़ेगा, -3 से कुछ और होगा, फिर इसका कंप्लीट रिएक्शन जानना पड़ेगा। बट देखते हैं कि शायद इसमें सिर्फ आयरन का चेंज होना चाहिए, ये मेरा एक अनुमान लग रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड का n फैक्टर कितना? यस, वेरी गुड, 1, क्योंकि चेंज सिर्फ किसका और आयरन का ना, +2 से +3, तो इसका n फैक्टर कितना रहेगा? तो n फैक्टर पूरे कंपाउंड का कहलाएगा, राइट? तो n फैक्टर इस कंपाउंड का मोहर सॉल्ट का कितना हो जाएगा? सॉल्ट का हो जाएगा 1। नाउ इसका मोलरिटी दिया हुआ है, व्हाट इज द मोलरिटी? KMnO4 का 0.1। तो क्या मोलरिटी के हेल्प से नॉर्मलिटी निकाल, सॉरी n फैक्टर के हेल्प से नॉर्मलिटी निकाल लेंगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर, राइट? तो अगर मोलरिटी 0.1 है तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा? तो सर मोलरिटी दिया हुआ है तो हम लोग मोलरिटी के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। देखिए मोलरिटी के हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा तो मोल मेथड हो गया, राइट? तो रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, और अभी मैं बैलेंस करने से बचना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई क्या लगाना चाह रहे हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो नॉर्मलिटी कितना, इतना लिख सकते हैं 0.1 इंटू 5, 0. अगर कल के क्लास में अगर नहीं पढ़ाते या रिडॉक्स नहीं पढ़ाए रहते तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्किप कर लेता कि नहीं, अभी रहने दीजिए, राइट? बट अभी तो रिडॉक्स का नॉलेज मोटा मोटी हम लोग को है n फैक्टर निकालने का। चलिए, इसका वॉल्यूम कितना लिया गया है? 15.5 ml। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू क्या? n इंटू वी लिख सकते हैं इसका। नॉर्मलिटी कितना है? 0.5 और वॉल्यूम कितना है? 15.5। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है? देख तो सही है। सेवन पॉइंट फ्रॉम दिस लॉ, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट of Mohr salt must be equal to number of milli equivalent of KMnO4। इतना तो लिख सकता है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। बट इसका नॉर्मलिटी पता है क्या? नहीं पता है, तो इसके हेल्प से इसका नॉर्मलिटी पता हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका नॉर्मलिटी है N1, नॉर्मलिटी कितना मानते हैं? N1। तो N1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 25 ml ना, 25 ml। N1 इंटू 25 इक्वल टू व्हाट? हालांकि उतना भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मलिटी नहीं भी निकालने से एक क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, बट फिर भी निकाल लेते हैं। 7.75 देन N1 इक्वल टू 7.75 डिवाइडेड बाई 25। देखिए तो कितना आता है डिवाइड करने के बाद? चलाना है, बंद करना है, चलाना है, चलाना है। अच्छा, इसको डिवाइड करके बताइए कितना आता है? कितना आता है? 0 पॉइंट, सही सही बोलिएगा। ये छोटा वाला ऐसे चला दीजिए। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए नॉर्मलिटी यहाँ पे निकालने के लिए पूछा नहीं गया था, बट फिर भी हम लोग निकाल लिए। वो मेरा नहीं भी निकालते तो काम चल जाता। यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, और आपसे पूछा क्या गया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोर सॉल्ट इन ग्राम पर लीटर। ओके, पर लीटर के लिए पूछा गया है। नॉर्मलिटी तो निकल गया, अब इसका कितना वॉल्यूम में?
1 लीटर में, राइट। वॉल्यूम बोला गया कि अगर 1 लीटर इसका लेंगे तो उसमें इसका कितना ग्राम रहेगा, कितना मास रहेगा मोहर सॉल्ट का, राइट। वॉल्यूम अगर 1 लीटर रहेगा तो 1 लीटर में क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, n इंटू वी करके, n1 इंटू वी, राइट। n1 तो आपके सामने है 0.31 इंटू वाट 1, मतलब कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अब लीटर में ले लिए हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बन गया, राइट, 0.31 इक्विवेलेंट, करेक्ट। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए आप ये भी तो लिख सकते हैं मास बाय इक्विवेलेंट वेट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो मास इक्वल टू ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट, यस। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो आपके हाथ में है, हाउ मच, 0. ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.31 इन हाउ मच लीटर, 1 लीटर ना, जैसा क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। इन सब क्वेश्चन घर पे जाकर कम से कम एक और सॉल्व कीजिएगा, तब कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। टीचर जो भी क्लास असाइनमेंट को क्लास में सॉल्व कर रहे हैं उसको एक बार एटलीस्ट 1 टाइम और सॉल्व करना चाहिए घर पे जाकर। तो 0.31 और इसका मोहर सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1, और मॉलिक्यूलर वेट तो दिया हुआ है 392। ऐसे चेक करके देखते हैं 392 आता है क्या, NH4 एक बार चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। FeSO4 और डॉट 6H2O। इसका निकाल के देखिए तो मॉलिक्यूलर वेट, कितना आ गया। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे वाटर है तो वाटर रहेगा नहीं रहेगा, तो उसका आंसर ये है कि आप लोग फिटकरी का नाम सुने हैं, यस, पोटास एलम, एलम है, एलम बहुत टाइप का हो सकता है, बट वो फिटकरी जो रहता है जिसका हम लोग आफ्टर सेविंग यूज भी करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, राइट। तो उसका नाम है पोटास एलम। उसका फार्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, कितना, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, और वो 24 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर वाटर मॉलिक्यूल को वहाँ से आउट कर दिया जाए हीट करके तो उसको बोलते हैं डेड एलम। कौन सा एलम, तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड एलम, मतलब उसका एंटीसेप्टिक कैरेक्टर खत्म हो गया, मतलब वाटर जब तक रहेगा तभी तक उसका कौन सा कैरेक्टर रहेगा, एंटीसेप्टिक। तो जितना भी बात क्लास में बोलता हूँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए उसको हवा मत उड़ाइएगा, सुनकर ध्यान में रखिएगा कि मैंने क्या बोला, ठीक है। वो डॉट रहता है उसको अब छोड़ दीजिए, अभी जानिए कि वो डॉट है, बट जो डॉट रहता है 6H2O, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। अगर ये डॉट 6H2O को मैं ऐसे अगर दिखा भी दूंगा, ये सिर्फ आपके लिए, लिखिए, ड्रॉ मत कीजिए, टाइम से पहले कुछ भी नहीं करना है। एक क्लास 12th में एक भयानक चैप्टर है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका हाइब्रिडेशन Fe2+ का जब वाटर के साथ जुड़ा रहेगा बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2, और sp3d2 का ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, पढ़ रहे होंगे ना, तो ऐसे जुड़ा रहता है, इसलिए अभी के लिए सिर्फ डॉट 6H2O लिखिए, करेक्ट।
ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए कैटलिस्ट के साथ बने रहिए और बनाते रहिए। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अब मैं 2 मिनट कैटलिस्ट का पब्लिसिटी कर रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा। उसमें आपके फ्रेंड लाइफ टाइम आपका नाम लेते रहेंगे। मतलब मोस्ट लाइकली 20 नवंबर के बाद या दिसंबर से आपके जहाँ जहाँ आप पढ़ते हैं, मतलब ओपनली बोल रहा हूँ, कुछ भी अगर जब पब्लिसिटी करना तो अच्छे से कर लेते हैं। तो जो भी आप स्कूल के जिस भी सेक्शन में पढ़ रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात को बता देना है कि राकेश सर क्लास 12th का एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं न्यू बच्चों को, जो 11th में यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, आप लोग के लिए अनाउंसमेंट ये नहीं है। और सर बोले हैं कि दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ फ्री डेमो क्लास दूंगा। कौन सा? 4 मंथ फ्री डेमो क्लास। बस 1500 रुपया देकर क्लास 12th के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें, और उसके बाद जब उनका 12th स्टार्ट होगा तब उनको 12th के लिए फ़ी पेमेंट करना रहेगा। तो मतलब इतना अगर उनको हेल्प कर दीजिएगा, कहीं पे हो सकता है क्लास ज्वाइन किए होंगे तो उनको अभी 4 मंथ अगर मुझसे पढ़ लेंगे तो बहुत सारा 11th का पार्ट पढ़ लेंगे, तो कितना बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है 4 मंथ का, दिवाली गिफ्ट। उनको बोल दीजिएगा सबको, ठीक है। अपने क्लास में सेक्शन में बोल देना है ताकि दे आर बेनिफिटेड। इससे मेरा फ़ायदा ये रहेगा कि ठीक है मेरा पब्लिसिटी हो गया, बट उनका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसा चैप्टर जो पढ़ाने वाले हैं 12th में आएंगे तो मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ 12th के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। अभी जैसे गैसियस स्टेट, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक, ये सारा वो पढ़ लेंगे, और उसके लिए तो पैसा ले नहीं रहा हूँ। एक्चुअली होता है क्या है कि जब 12th में आते हैं तो ऐसे भी मेरा इच्छा रहता है कि उनको सब पढ़ा दें, बट टाइम कम रहता है। तो अगर अभी से अगर आकर ज्वाइन करना स्टार्ट कर लेंगे तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोग अपने सेक्शन बता दीजिएगा, ठीक है। इतना काम मेरे लिए कर दीजिएगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको भी बोल रहा हूँ, हाँ, ये है पोटासियम। एनीवे, तो यहाँ देखिएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोहर सॉल्ट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर 1 था, हाउ मच। तो यहाँ पे मास के लिए 0.31 इंटू इक्विवेलेंट 392 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है, 121.5। सही से मल्टीप्लाई कीजिएगा। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है, हाँ क्या बोले स्टूडेंट, Cl2 नहीं है, Al2, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। यहां देखिए 24 भाई, ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये जस्ट मैंने बोल दिया था। 121.5 ग्राम, दिस इज द करेक्ट आंसर। वहाँ पे आंसर रॉन्ग है, करेक्ट कर लीजिए। आंसर आप लोग का यही आया है ना, हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट ये इतना ग्राम कितना लीटर में आया है, यस, पर लीटर। ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये बढ़िया क्वेश्चन क्यों बन गया, पहला तो कि मोहर सॉल्ट का फार्मूला चाहिए, राइट। अब प्लस दूसरा बात, ये आपको रेडॉक्स के असाइनमेंट में मेरे पक्का क्वेश्चन मिलेगा, मैं जो असाइनमेंट आपको देने वाला हूँ। सेकेंड थिंग, मोहर सॉल्ट में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट था। तो मोहर सॉल्ट में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, KMnO4 ने किसको ऑक्सीडाइज किया है, Fe2+ को। अगर ये आइडिया नहीं रहता, एक्चुअली मैं गेस नहीं कर रहा था, मुझे पता था कि Fe2+ का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे थे, राइट। तो इस पर स्टार लगा दिया, मुझे बहुत बढ़िया प्रॉब्लम लगा। खासकर फार्मूला इंपॉर्टेंट था, और फार्मूला में किसको ऑक्सीडेशन होगा, और प्लस ये भी इंपॉर्टेंट था कि KMnO4 एसिडिक मीडिया में KMnO4 का अगर n फैक्टर नहीं पता रहता,
जिस स्टूडेंट को एसिडिक मीडियम में KMnO4 का कैरेक्टर नहीं पता है उनसे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। तो एक क्वेश्चन का अगर लेवलिंग देने के लिए बोलिएगा तो एक कंप्लीट बढ़िया क्वेश्चन है जेईई मेन के लिए, और नीट के लिए या स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, और लॉ ऑफ केम सबसे कमाल का बात तो यह है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, रिएक्शन को बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ। बैलेंस करते तो क्वेश्चन में टाइम लग जाता, बट बैलेंसिंग का यहाँ पे रिक्वायरमेंट था नहीं था। भाई उस एक मिनट पार्थ प्रतिम आप ऑनलाइन में भी बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे आंसर देना ही पड़ता है, और अच्छा बात है क्वेश्चन पूछते हैं, बट प्रोडक्ट साइड में जाएंगे क्यों? क्वेश्चन में प्रोडक्ट साइड में जाने का रिक्वायरमेंट है तो क्यों जाएंगे? पीओसी लगाने के लिए प्रोडक्ट साइड जाना पड़ेगा, राइट? पीओसी यही है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन, बट वहां पे क्यों जाएंगे? वो तो लेफ्ट साइड में ही पता चल रहा है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस मैंने किसके बीच में लगाया है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, या रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के बीच में? तो प्रोडक्ट साइड में क्यों जाएंगे, राइट? पार्थ प्रतिम इतना प्यार से क्वेश्चन पूछते हैं कि ना बोल ही नहीं सकता है कोई राइट? आपका बैच बढ़िया लेवल पे, एक होता है ना बैच का एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे बैच अच्छा बनते जा रहा है। मैथ के सर भी तारीफ कर रहे हैं, और मैं तो खुद फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ, जिसमें कुछ स्टूडेंट भयानक तरीके से अपने रास्ते पे निकल गए, मतलब बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा तारीफ कर दूंगा तो पढ़ना बंद कर दीजिएगा क्योंकि सरप्राइज टेस्ट भी लिए थे तो उसमें कुछ स्टूडेंट का बहुत बढ़िया मार्क्स आ गया है वेक्टर का। और देखिए कभी कभी ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिससे कि आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी चेक होता है, और कुछ स्टूडेंट डर कर कम मार्क्स ले आए हैं। मतलब अचानक से होता है ना कि अगर मैं अभी बोल दूँ चलिए प्रोजेक्टाइल का 10 क्वेश्चन बनाइए, वो जानते हैं बट वो घबरा जाएंगे। तो इसी घबराहट को तो ब्रेक करना है। आपको 2 साल का सिलेबस को लेकर मेन एग्जाम में बैठना है, राइट? और ये T20 गेम है 3 आवर का, राइट? ओनली 3 आवर। और देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत क्वालिटी है लेकिन मैच हारते जा रहे हैं समटाइम्स ऐसा होता है। इसलिए अपने ऐसा कब होता है? जब चीज़ों को हाइप कर दिया जाए। इसलिए कभी भी एक शो ऑफ नहीं करना है। जैसे जैसे नॉलेज होते जाएगा ना वैसे और शांत रहिए, काम एंड कंपोज्ड। रिजल्ट आएगा तो हम लोग हाइप कर लेंगे पब्लिसिटी के लिए आप रिजल्ट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी बात पे। देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा तभी आपसे बनेगा। सोडियम थायोसल्फेट व्हेन रिएक्ट विथ Ki3 कन्वर्टेड इनटू सोडियम था। ये रिएक्शन मतलब बाद में आएगा सर, ये सब रिएक्शन कहाँ मिलेगा? तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब पढ़ाएंगे तो आपको टाइट्रेशन जब पढ़ाऊंगा तो टाइट्रेशन में मैं 25 रिएक्शन लिखवाऊंगा पहले, और वही 25 रिएक्शन पिछले 40 ईयर से टाइट्रेशन में यूज होता है, उससे ना एक ज़्यादा ना कम। और इसको मैं आप लोग को रटवा दूंगा कि देखिए ये सब रिएक्शन को रटिए।
कि इसके साथ ए मिलाते हैं तो ए बनता है, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि जब तक आपको रिएक्शन नहीं पता रहेगा तो एक क्वेश्चन एक्चुअली एक क्वेश्चन डायरेक्टली बिलोंग कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को, जो कि चैप्टर में बाद में पढ़ाऊँगा, बट आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी के लिए आप लिखिए सोडियम थायोसल्फेट व्हेन रिएक्ट विथ KI3 देन ये बनता है Na2S4O6। इसका नाम कल के क्लास में भी लिया था, याद है? एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में इसका नाम था सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्रा, और वहाँ पे इसका N फैक्टर कितना आया था, जल्दी से निकालिए। शायद 1 आया था N फैक्टर, राइट? सोडियम थायोसल्फेट का N फैक्टर ये तो बहुत आसान है एन फैक्टर निकालना। यहाँ देखिए एन फैक्टर इक्वल टू +2 से क्या बन रहा है, प्लस, यस। तो इनका एन यहाँ पे अल्फा का काम कौन करेगा, अल्फा लेफ्ट साइड में देखते हैं, 2 इंटू वाट, 2.5 - 2 इक्वल टू वाट, 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा, अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1, एग्री? चलिए इसका एन फैक्टर KI3 का, यहाँ पे I3 माइनस है ना, K प्लस I3, तो यहाँ पे इसका 1 आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, यहाँ पे 1 ऑफ द आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, -1/3। क्या करेक्ट है? 3 आयोडीन पे -1 है, 3 आयोडीन पे कितना है, -1, तो 1 आयोडीन पे कितना रहेगा, -1/3। -1/3 से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, -1/3 से क्या हो रहा है, -1। तो इसका एन फैक्टर KI3 का एन फैक्टर के लिए एन फैक्टर ऑफ KI3 इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा का काम कौन करेगा, 3। आयोडीन का चेंज हो रहा है, और आयोडीन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, -1/3 से -1 हो गया, राइट? तो -1/3 का मॉडुलस हाउ मच, 3 इंटू -1 अब +1/3 का मॉडुलस हाउ मच, 3 इंटू 2/3। देखिए तो सही है, मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो पहला तो खास बात रहा कि हम लोग इसका एन फैक्टर निकाल लिए दोनों का। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो बोलिएगा, इसको हटाऊंगा। ओके एवरीवन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KI3 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, और KI3 का मॉलिक्यूलर वेट, आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 127, यस। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा एवरीवन, पोटेशियम का 39 लेते हैं ना, 39 + 3 इंटू 127 और डिवाइडेड बाई 2, इसको जोड़िए तो 420 बाई 2 कितना हो जाएगा, 210 ग्राम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KI3 निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िए वहां से पता चलेगा। KI3 का मास दिया हुआ है, तो मास में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कैसे, मास बाई इक्विवेलेंट वेट, मास बाई, तो हाउ मच मास ऑफ KI3 यूज्ड, 0.42 और डिवाइडेड बाय 210। ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KI3।
फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, क्या ये बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ki3, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ki3 कितना? 0.42 और डिवाइड बाई 210, और इसका निकालना कितना है? क्या निकालना है? वॉल्यूम ना। लेट वॉल्यूम इज वी क्या ml या लीटर, उस पर डिपेंड करेगा। एक मिनट, अगर वॉल्यूम को ml में मानिएगा तो मुझे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो निकाले हैं वो क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या है? बट अगर यहाँ पे वॉल्यूम ml में ले लिए तो वो इस तरफ ले रहे हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, तो उस तरफ भी क्या लेना पड़ेगा? तो नंबर ऑफ, एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट लिख देते हैं, बेटर रहेगा। तो क्या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और n इंटू भी इक्वल टू दिस वन, यहाँ पे n क्या है? नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, अभी क्या है? वॉल्यूम, और नॉर्मलिटी तो दिया हुआ है, इज इट राइट? बट भी यहाँ पे मैं ml में निकलेगा, जब वहाँ पे मिली इक्विवेलेंट लिए तो भी किस में मिलेगा? ये तो पता हो गया। अब कितना? एग्री? 2 ना, और n का वैल्यू कितना था? 0.1 इंटू भी, देन v इक्वल टू 2/0.1 20 ml, यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है? यस, करेक्ट, एग्जैक्ट आंसर आ गया है। बट इसमें सबसे खास बात क्या? रिएक्शन को जानना। और इस टाइप का रिएक्शन घबराने की बात नहीं है, इस टाइप का रिएक्शन का मैं एक लिस्ट ही दूंगा जब इसका मेन चैप्टर शुरू करेंगे। इस समझिए कि उस चैप्टर का डेमो चल रहा है, बट इसमें अगर रिएक्शन नहीं जानते रहेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं बनता आपसे। रिएक्शन जान गए तो विदाउट नोइंग द रिएक्शन हाउ कैन वी फाइंड आउट द एन फैक्टर? एन फैक्टर तो इसका जानना जरूरी था ना, बिना एन फैक्टर का तो इसका इक्विवेलेंट वेट ही नहीं निकलता, और जब तक इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलता तब तक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं निकलता, और जब तक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा तब तक लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो घर पे जाकर इसको दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है। बट जो रिएक्शन नया आते जा रहा है, जो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इतना मेहनत से, उस रिएक्शन का लिस्ट बनाते रहिए बॉक्स बनाकर, ये भी एक रिएक्शन ऐसा होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए। इसको हटाए ना, ओके। आप गौर कीजिएगा, KNO4 का अगर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का अगर एक रिएक्शन में यूज होगा, मीडियम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डैम से दिया रहेगा, बिकॉज KNO4 का एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट? मीडियम। देखते हैं यहाँ पे लास्ट में एसिडिक मीडियम बोल दिया गया है। कौन सा मीडियम? एक मिनट, यहाँ देखिए, H2O2 में डिसप्रोपोर्शनेशन का संभावना है। जैसे आपको एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिए थे कि H2O2 कैन बिहेव एज, पहला ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट,
बोथ डी नन ऑफ दिस। तो इस टाइप का क्वेश्चन का हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसका निकालते थे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कितना है -1, -1 से 0 भी हो सकता है, और -1 से, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है। बट भाई डीएम और सीएम दोनों एक जगह आ गया तो किसका पावर ज़्यादा, ये तो पूछने वाली बात है। डीएम और सीएम, इंडिया में तो 3 ही किंग है, डीएम सीएम पीएम नहीं, डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट का किंग है, वही हुआ ना राजा। देखते हैं यूपीएससी का तैयारी का कितना क्रेज होता है। मतलब एक बार क्रैक हो गया तो समझिए कि कितना पावर आपके पास है और आपके थ्रू कितना प्रोजेक्ट चलता है, लाखों का नहीं करोड़ों करोड़ का। मतलब वो हो गया पूरा डिस्ट्रिक्ट का राजा, राइट। मतलब समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ है। अभी तो मेरा एज ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं तैयारी के लिए सोच रहा था। कभी मेरा कोई फ्रेंड आएगा तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जब हम लोग लास्ट ईयर में थे, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो डिपार्टमेंटल रैंक 2 था आईआईटी में, गोविंद मोहन। तो हम लोग होता है ना कि मतलब अब तो यार निकल रहे हैं, 4 साल साथ में रहे, सेम ब्रांच, तो लाइफ में आगे क्या करना है। तो ऐसे ही आईआईटी के बस में आते रहते थे सिटी। तो मैं शुरू से ही बोला था 2 काम करूँगा। जॉब तो इनिशियली आईआईटी से सब लोग लेता है, आप तो आईआईटी में है तो जॉब तो पक्का लग जाएगा, उसका कोई टेंशन। वो जस्ट एक रूटीन वर्क है भाई, प्लेसमेंट। वहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसे कैसे होता है रूटीन वर्क, कैटलिस्ट का टेस्ट, वैसे ही एक रूटीन वर्क है। बहुत कंपनी आती है, वहाँ पे हैं तो आप जॉब से ऊपर सोचिए। अब इन्हें कि हाँ जॉब लग जाए बस किसी तरह से, तो जॉब वहाँ पे सबको लगता है, 2-2 जॉब लग जाता है। उसमें आप ऑप्शन लोग खोजते हैं, यहाँ जाए यहाँ जाए। जो बहुत अच्छा ग्रेडिंग कराता है, बहुत टैलेंटेड है, जो आईटी करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ तो और भी कॉम्पिटिशन बढ़ गया ना। वहाँ तो सारा क्रीम ब्रेन ही पहुँचा, राइट। तो वहाँ पे किसको बोलते रहिएगा मैं आईआईटीएन हूँ। आईआईटी के अंदर जाके बोलिएगा मैं आईआईटीएन हूँ तो सब हंसेगा, राइट। जब सारा आईआईटीएन ही है तो वहाँ तो सारा क्रीम ब्रेन है, तो वहाँ तो कॉम्पिटिशन और भी टफ है, और वहाँ पे और भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है ग्रेडिंग को लेके। तो अगर आप 6 पॉइंटर बन गया, कोई 9 पॉइंटर है, आपसे बात ही नहीं करेगा, अलग लॉबी बना लेगा। 9 पॉइंटर वाला अलग सेक्शन है, 9 पॉइंटर एक साथ, 8 पॉइंटर एक साथ, 7 पॉइंटर एक साथ। मतलब ऐसा जनरली होता है क्रिटिसिज्म। ये आपके सामने नहीं बोलेगा तो पीठ पीछे बोलेगा दुनिया का सबसे बेकार आदमी है, पढ़ता ही नहीं है। मतलब ये होता है जनरली, हम लोग भी फेस किए हैं। बट कभी कभी मौसम रहता है ना, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। किसी सेमेस्टर में ऐसा होता है कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो जब नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। वैसा वहाँ पे थोड़े चीटिंग चलेगा, बड़ा परमुटेशन कम्बिनेशन से बैठाते हैं। 8 सेमेस्टर हो गया ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, राइट। और हर ईयर में 2 सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर के अलग अलग बच्चे होंगे। 8 क्लास हो गया भाई। तो एक यहाँ पे बैठेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, दूसरा सेकंड सेमेस्टर का, तीसरा थर्ड, और पीछे बचेगा 4th 5th। और चाहकर भी पीछे देखिएगा तो चीटिंग का ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैं किया हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। फार्मूला का बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला रहता था, तो पहले ही जाके, ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए भाई, बड़ा गड़बड़ बात है था। चलिए, तो एक्चुअल में उसका कहानी यहाँ पे आ गया था, इसलिए कि देखिए इट कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट इसमें और इसमें दिस वन इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको इसको होना पड़ेगा यहाँ पे, इसका ना ये यहाँ पे इसके पास दोनों ऑप्शन था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके पास एक ही ऑप्शन है, इट इज ओनली व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें और इसमें ये मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अग्रे, इसका मतलब इसका रिएक्शन Mn2 प्लस प्लस H2O कन्वर्टेड टू व्हाट, O2। यहाँ पे यहाँ का ऑक्सीजन -1 से किस में जाएगा, 0 में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसका होना है।
और इसका क्या होना है, और यहाँ पे इसका +7 है ना, राइट, तो +7 से +2, और यहाँ पे और आप लोग अब टास्क दे रहे हैं, सब लोग लिख लीजिएगा, इसको भी बैलेंस करना है घर पे, ठीक है। इसमें साथ में बैलेंस करने के लिए सर कुछ और भी तो चाहिए, और इस तरह प्रोडक्ट लिख ही देते हैं, पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ। MnSO4 K2SO4 अब +O2। नेक्स्ट संडे को इसको भी बैलेंस करके आइएगा। बैलेंसिंग तो पढ़ा रहे हैं बाई विच मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, इसका n फैक्टर जल्दी से बताइए, एसिडिक मीडियम है, अब तो रटा हुआ है इसका 5, इसका n फैक्टर बता सकते हैं, n फैक्टर ऑफ H2O2, अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा 2 ना, करेक्ट, और कितना 0 से -1 का मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल गया। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय, अरे तो पहले ही डिसाइड कर लिए हैं रिडॉक्स के क्लास में, H2O2 का एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एज रिड्यूसिंग एजेंट इक्विवेलेंट वेट सेम ही रहता है 17, राइट, 34/2 = 17। बस इतना से अब मेरा काम चल जाएगा, करेक्ट। अच्छा यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एवरीवन, इसका परसेंटेज वेट बाई वेट, तो अगर इसका मोलरिटी या नॉर्मिलिटी कुछ भी पता चल जाए, तो अगर वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इसका पता चल जाए तो बाकी सारा कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेंगे। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम 1 ग्राम में H2O2 कितना परसेंट था, X%, एग्री। 1 ग्राम H2O2 का सोल्यूशन रहा होगा, उसमें कुछ वाटर भी रहा होगा, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ H2O2 सोल्यूशन कंटेनिंग कितना ग्राम ऑफ H2O2, X%, राइट। तो क्या यहाँ से मास ऑफ H2O2 1 ग्राम लीजिएगा या 1 × x/100 लीजिएगा, 1 × x/100। इसका मतलब मेरे पास H2O2 का मास कितना है, x/100 ग्राम है, इज इट राइट। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू x/100 और डिवाइड बाय 17 लिख सकते हैं। मास बाय इक्विवेलेंट वेट, मास बाय, यहां तक आइए, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, क्या कीजिएगा, देखिए तो सही है, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस मस्ट बी इक्वल, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट
ऑफ H2O2 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 कितना 10x/17 और इसका नॉर्मलिटी निकालना है ना, तो n मान लेते हैं नॉर्मलिटी किसका, नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4 n1 मान लेते हैं, n मान लेते हैं, n इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि उसका x ml खर्च करने के लिए बोला गया है, x और x आपस में कैंसिल, देन n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/17, ये तो आंसर रहेगा। x इक्वल टू व्हाट, 10 को 17 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है, एग्जैक्ट डिवाइड कीजिएगा। और डिवाइड करने के बाद देखिए तो आंसर आता है 0.558, आगे जाइएगा तो और भी 8 मिल जाएगा, तो 0. तो आंसर है 0.588 दिस इज आंसर, राइट। तो आज के क्लास में बहुत कुछ सीखे हैं। आज के क्लास में जितना भी प्रॉब्लम लिया हूँ, नेक्स्ट मंडे से पहले दोबारा इसको घर पे एक बार रफ में प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत कुछ सीखे आज क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, नेक्स्ट एक्सरसाइज उसी पे है। और क्या वॉल्यूम पढ़ चुके हैं हम लोग, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्लास में दो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने के बाद क्लास असाइनमेंट जो भी है मेरा मूल कॉन्सेप्ट का है उसको पेज 1 से स्टार्ट करूँगा, और उसमें बहुत कुछ सॉल्व कर चुके हैं, तो एक लाइन से जो नहीं सॉल्व किए हैं अभी तक उसको सॉल्व करते आएंगे, ठीक है, करेक्ट। होगा थ्योरी तो बस 10 मिनट का है, उसके बाद उस पर प्रॉब्लम ही होगा। क्लास असाइनमेंट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एक क्वेश्चन करेंगे क्लास में। जो क्लास असाइनमेंट में डिफरेंट टाइप का, हर टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, तो इसको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ क्लास असाइनमेंट को, ठीक है। हाँ किसका